तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो अगर हम सबसे एंशिएंट टाइम्स में देखते हैं तो उसमें जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़ थी वो अपने आप शासन करती थी। उसमें एक सभा का कॉन्सेप्ट होता था जिसे विलेज असेंबलीज कहते थे, और जनरली यही इवॉल्व करते करते पंचायत का रूप लिया, जिसमें असेंबली ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का समूह होता था। और ये जो ग्रामीण समस्याएं होती थी, क्योंकि भारत एक गांव का देश है, ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन अब आ गई है, लेकिन इट वाज प्राइमरली विलेज दैट वाज अ मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे मुख्य रूप से ये 5 जो लोग हैं वो निर्णय करते थे, समस्याओं का सुलझाया करते थे, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश एरा में भी विलेज पंचायत यूनिट बनाई गई थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और हम देखते हैं कि ये जो अटेम्प्ट है खासकर 1857 के बाद काफ़ी शुरू हुआ, जब ब्रिटिश को लगने लगा कि विद्रोह हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने कुछ कुछ कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन की स्थापना की। और इससे संबंधित हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण एक्ट है, जैसे बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1885, बंगाल विलेज सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1919, बंगाल म्यूनिसिपल एक्ट 1884। तो ये कुछ शुरुआती दौर के एक्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हम देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंतर्गत ये अधिकार था कि मेनली कि जो स्टेट है उसको ये पावर था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू ये पावर था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुछ कुछ कार्यों में स्थानीय प्रशासन को कुछ अधिकार दे सकते थे, जैसे क्रिमिनल जस्टिस का अधिकार है जो पंचायत के लेवल पे दिया गया। नाउ इसके बाद हम अगर आते हैं तो इंडिपेंडेंस के समय और उसके पश्चात गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो पंचायत का पूरा जो विचार है वो गांधी के आइडिया में हम अलग अलग उनकी किताब में, खासकर हिंद स्वराज से शुरू करें और अन्य पुस्तकों में इसकी चर्चा की गई है। तो उसका मूल सार ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो सत्ता है वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर और आर्थिक जो पावर है, दोनों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था के रूप में भी पावर सिर्फ केंद्रित रूप में नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। साथ में राजनीतिक सत्ता भी किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि विकेंद्रित होना चाहिए और कॉपरेशन के आधार पर चलना चाहिए। तो उन्होंने विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे, और जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट के दौरान भी हम देखते हैं कि ये कोशिश की गई थी। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में देखेंगे तो बहुत सारे लीडर्स ने लोकल जो लेवल गवर्नेंस है, स्थानीय प्रशासन, उसको लेकर प्रश्न उठाए थे। और उन्होंने उस समय जब स्थिति पार्टीशन का समय था और कहीं ना कहीं स्टेट जो था, जो अलग अलग राज्य थे, उसको लेकर एक प्रश्न था कि हम किस तरह से नए भारतवर्ष का निर्माण करें। और जहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे रियासतें थी, तो इनको एक साथ करना, महत्वपूर्ण नेशनल बिल्डिंग करना एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था। और इसीलिए जो खासकर यहाँ पे देखिए नेहरू जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, इन सब ने माना कि ये स्थानीय प्रशासन को इस समय इतनी शक्ति देना उचित नहीं होगा। तो इस जैसे नेहरू जी कहते हैं कि एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, कि जो एक्सट्रीम हम स्थानीय प्रशासन को पावर दे दें तो वो सही नहीं होगा इस स्तर पे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन क्या है, फैक्शन एंड कास्ट रिडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी है। हमारी जो रूरल सोसाइटी है वो कास्ट रिडन, और अगर हम इस समय जो अगर पावर दे देंगे लोकल प्रशासन को, तो ये पूरा पर्पस लोकल प्रशासन का, जिसमें पार्टिसिपेशन का महत्वपूर्ण भूमिका, सबकी सहभागिता का महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इन सब डिबेट्स के पश्चात हम देखते हैं कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत एक अलग से प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, राज्य विलेज पंचायत बनाने के लिए स्टेप्स लेंगे, अलग अलग कदम लेंगे, और उनको कुछ शक्तियाँ देंगे, इतनी शक्तियाँ देंगे कि वो एक यूनिट की तरफ फंक्शन करे, स्वायत्त यूनिट की तरफ फंक्शन करे, स्वायत्त शासन की तरफ
फंक्शन करें। तो ये मुख्य रूप से ये एक आर्टिकल डिफाइनिंग फीचर है जो मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए दिया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के लिए शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो कुछ प्रोग्राम के रूप में हुआ था शुरुआत, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसमें जो पूरे देश के अलग अलग जो ज़िले थे उनको डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया था, और बीडीओ का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था इन सब डेवलपमेंट ब्लॉक्स। इसके साथ साथ बीडीओ के नीचे ग्रामीण स्तर पे विलेज लेवल वर्कर्स को डिप्यूट किया गया था ताकि लोकल प्रशासन चलाया जा सके, जिसके अंतर्गत 10 से 12 विलेज इंक्लूड करता था। अब शुरुआती दौर में जो ये सारी जो कोशिश की जा रही है उससे समस्या भी हो रही है, क्योंकि उसमें देखा जा रहा है कि अधिकतर जो प्रशासन चल रहा है वो कॉलोनियल लिगेसी है, कॉलोनियल पीरियड से चल रहा है, उन्हीं में कुछ सुधार करके किया गया था। और जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन, मतलब जो ऑफिसर हैं, यहाँ पे बीडीओ लेवल पे हम बात कर लें या विलेज लेवल पे जो ऑफिसर हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर स्थानीय प्रशासन में होता रहा, जो आज भी बहुत हद तक हम देखते हैं, लेकिन कोशिश की गई इन सब को ख़त्म करना। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपॉइंट किया कमेटी, जो मेनली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, जो दूसरा एक और प्रोग्राम था, उसको एनालाइज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, और जिसको हम 1957 में उसने अब सबमिट रिपोर्ट किया और एक इम्पॉर्टेंट रोल इनके द्वारा प्ले किया, जिसको हम बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। अब बलवंत राय मेहता कमेटी ने हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग तरह के पंचायत स्तर पे 3 टियर सिस्टम, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की, और इसके अंतर्गत जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। तो इसमें जो कहा गया, सजेशन दिया गया कि जो लोकल लेवल पे, जो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत बनेगा, उसमें मेनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगा, जो बहुत सारे विलेज को मिलाकर होगा, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और ये मेनली एक्सिक्यूशन का काम इनका होगा। तीसरा जो बॉडी है वो है जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनका काम होगा एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग बॉडी। ये सुपरवाइज करेंगे ओवरऑल फंक्शंस जो इनके नीचे जो 3 टियर्स में से जो नीचे हैं, जिसमें पंचायती समिति और ग्राम पंचायत है, इनके काम को सुपरवाइज करेंगे और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन ऑफ जिला परिषद कहा गया, और भी सारे सजेशंस दिए गए कि जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज, मतलब ये कहा गया कि राज्य को इन सभी जो इकाई जो नए लोग स्थानीय प्रशासन हैं, उनको बहुत सारे जो अधिकार हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, साथ साथ संसाधन भी दिए जाए, एडिक्वेट रिसोर्सेज भी दिए जाए, ताकि वह सही में काम कर सके। The recommendation of this committee, which is called Balwant Rai Mehta Committee, was accepted, and National Development Council accepted it. Now implementation के सेंस में देखें कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो पूरे रिपोर्ट में ये भी एक बात कही गई थी कि इसमें कोई एक सिंगल मॉडल की बात नहीं की जा रही है। स्टेट को ये भी अधिकार दिया गया कि राज्य अपने आधार पे कुछ बदलाव ला सकते हैं, और इन सब रिकमेंडेशन को ध्यान रखते हुए राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज बेस्ड ऑन 3 टियर सिस्टम, जो हमने पहले बात की है। इट वाज इन 1959, 2 October 1959, Pandit Jawaharlal Nehru inaugurated this particular system in Nagaur district in Rajasthan. Now इसी को और राज्यों ने भी फॉलो किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने फॉलो किया। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन के साथ, कुछ बदलाव के साथ तमिलनाडु ने 2 टियर सिस्टम किया, वेस्ट बंगाल ने 4 टियर सिस्टम किया, जो 3 टियर से और बियॉन्ड जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस को अलग राज्यों ने अलग अलग तरह के से फॉलो किया। नाउ इसके साथ समस्या क्या हुई? अगर हम 1960s में आते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि गॉड दैट फेल्ड द सबॉटेज बाय स्टेट पॉलिटिशियंस
प्राइमरी कहा था कि ये जो पूरा आइडिया था, विचार था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पूरी तरह से फेल कर गया। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है राज्यों के जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी भूमिका थी इसको पूरी तरह से डिफीट करने के लिए, क्योंकि वो मुख्य रूप से नहीं चाहते थे कि जो सत्ता है या कि लोकल लेवल पे भी कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो उनसे कंपटीशन करने लगे। तो इसलिए राज्यों में ये देखा गया कि राज्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे नीचे स्तर पे जो फंक्शंस थे या पावर्स थे उनको डिवॉल्व किया, उनको विकेंद्रित किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इट वाज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय सर्टेन सेट ऑफ पीपल, सर्टेन कास्ट, दैट वाज अपर कास्ट एंड लैंडेड एलिमेंट्स, the landlords who were still continuing, so they primarily dominated the local self government in these years. Regular elections, no regular election used to take place, so you'll find state after state continuing for a longer period of time. Those representatives once elected continued for several years, so these were problems that it was lacking in terms of representation. सहभागिता की कमी थी, समय पे इलेक्शन नहीं होता था, और जो स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस थे वो मुख्य रूप से पावर्स को विकेंद्रित नहीं करना चाहते थे। अब हम आते हैं कि इसी सीरीज में हम देखेंगे 1977 में जब फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, जो जनता गवर्नमेंट के नाम से फेमस है, वो अपने नए विचार को लेकर आती है और एक कमेटी अपॉइंट करती है जिसको अशोक मेहता कमेटी कहते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट दिसंबर 1977 में होता है। यहाँ पे एक नया भाव, नई बातें अशोक मेहता कमेटी में हम देखते हैं कि इस कमेटी ने जो 3 टियर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी में कही गई थी उसको रिप्लेस करने की बात कहता है 2 टियर कमेटी के द्वारा। इसके साथ साथ जिला परिषद की बात कहता है कि जिला परिषद होगा और मंडल पंचायत होगा, ये 2 लेवल्स होंगे, और जो जिला परिषद होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, मुख्य रूप से ये एग्जीक्यूशन का काम करेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करेगी। मंडल पंचायत होगा वो that will consist of group of villages comprising a population of 15,000 to 20,000, 50,000 और 15,000 और 20,000 जहाँ की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे मंडल पंचायत बनाने की बात कहते हैं, जो अलग अलग गाँव से मिलके बनेगा मंडल पंचायत। इसके साथ साथ बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी शुड पार्टिसिपेट एट ऑल लेवल ऑफ इलेक्शन, ये भी रिकमेंडेशन है। इसके साथ साथ न्याय पंचायत की भी बात कहता है, जो छोटे मोटे जो फैसले हैं, और इसमें कहते हैं कि इट शुड बी प्रोजाइड बाई क्वालिफाइड जज, तो जो समस्याएं हैं वो स्थानीय स्तर पे ही समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके साथ साथ और भी रिकमेंडेशन है, जैसे कंपलसरी टैक्सेशन टू बी गिवन टू दीज इंस्टीट्यूशन, ताकि अपने जो संसाधन है उनको ठीक कर सके। हाँ, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन टू बी गिवन टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। कहीं हम पूरे रिकमेंडेशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये सभी बात कही गई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि द जनता गवर्नमेंट कोलैप्स्ड and so the committee's recommendation could not be taken up seriously by the states. So this happened, and because of it you'll find that recommendation of Ashok Mehta committee were not implemented. कुछ राज्यों ने कोशिश की और इम्प्लीमेंट किया अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस को। इसके बाद एक और कमेटी 1985 में आई थी, अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन, कॉल्ड JVK राव कमेटी 1985। इसने कुछ जिला परिषद को इम्पोर्टेंस देने की बात कहता है, और कहता है कि डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो इस स्तर को देना चाहिए जिला परिषद को, और इसके साथ साथ रेगुलर इलेक्शन की बात ये कमेटी भी कहती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कमेटी जिसका प्रभाव आज के समय में हम देखते हैं उसमें LM सांघवी कमेटी है, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी 1986 में, और इसका जो महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। 1986 की कमेटी LM सांघवी।
अब इसी के आधार पे हम देखते हैं कि जो दो महत्वपूर्ण कानून हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, इसको बाद में लाया गया, लेकिन इससे पहले कोशिश जब राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय ये कोशिश हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी बीपी सिंह के द्वारा 1990 में, लेकिन फाइनली नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी जो इसे फाइनली पास करती है एज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। लेकिन ये जो एक्ट है केम इनटू फोर्स एज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 that came into effect on April 24th 1993, the first one 73rd and 74th amendment जो मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरिया में है उसके लिए है, जो 1992 में आया और इसको 1 जून 1993 में एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ। So these two acts become very important and a milestone that we continue to analyze now also. So thank you so much.